नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में दीपावली के त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है और बता दें कि दिल्ली, गोरखपुर, गाजियाबाद, चंदौली, बागेश्वर, अलवर, मुजफ्फरनगर सहित कई शहरों में छापेमारी की गई है। वहीं इन छापेमारियों के दौरान बड़ी मात्रा में जहरीली खाद्य सामग्री पकड़ी गई है। बता दें कि त्योहार के समय लोगों को सुरक्षित और साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया गया है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलर्ट जारी कर दुकानों और गोदामों की जांच तेज कर दी है, जिससे अवैध और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकी जा सके। इस तरह के उपायों से त्योहार के दौरान आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाने के लिए मदद मिलेगी। वहीं पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णू को शुक्रवार को चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट से निकलते हुए भुल्लर ने रुमाल से चेहरा ढका हुआ था, जिस पर जज ने कहा कि अपने चेहरे से रुमाल हटाइए। वहीं मीडिया के पूछने पर भुल्लर ने इतना ही कहा कि कोर्ट इंसाफ करेगा। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परिसर में दिवाली मनाने और कैंपस के अंदर दीपक जलाने की मांग की गई। ये मांग एएमयू के एलएलबी के एक छात्र ने की तो साल 1875 से अब तक यानी कि यूनिवर्सिटी निर्माण के 150 साल तक दिवाली नहीं मनाई गई है। अब छात्र ने वाइस चांसलर के नाम एक पत्र देकर एनआरएससी क्लब में दिवाली उत्सव मनाने की मांग की है, जिसके बाद एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चर्चाएं शुरू हो गई है। एलएलबी छात्र ने एएमयू के अधिकारियों से मिलकर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा और कहा कि हिंदू छात्रों को 18 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने की अनुमति दी जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण के 150 साल से अब तक यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिवाली और होली जैसे किसी भी त्यौहार को मनाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली और दिवाली मनाए जाने की डिमांड बढ़ गई है। हिंदू छात्र एएमयू में दिवाली मनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी छात्रों ने होली मनाने की मांग की थी, जिसमें प्रदेश की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई थी और सत्ताधारी लोगों के हस्तक्षेप के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू छात्रों ने होली खेली थी। वहीं एलएलबी के छात्र ने कहा है कि लगभग 100 हिंदू छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दिवाली का त्यौहार मनाएंगे और दीपक भी जलाएंगे, जिससे कि हिंदू छात्र अपना दिवाली का त्यौहार धूमधाम के साथ मना सकें। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ दशमोत्तर और पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के अंतरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब 5 लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की। इस अवसर पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने पिछले 8 साल में 4 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा का लाभ दिया। 2016 और 2017 से पहले ये एक कल्पना थी। 2016-2017 में तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को ही हड़प लिया था। सीएम योगी ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रदेश के 62 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। जब हम सत्ता में आए तो तय किया गया कि छात्रों को वर्ष के अंत में नहीं बल्कि 2 बार में छात्रवृत्ति दी जाए, जो कि अब संभव हो रहा है। ये बदली हुई व्यवस्था का प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ दिया। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ, और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए
पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। जैसे आपने देखा, वहीं दीपावली से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस बढ़ोतरी के साथ अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस निर्णय को व्यापक जनहित में उठाया गया संवेदनशील कदम बताया, जिससे न केवल लाखों परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस निर्णय से मार्च 2026 तक लगभग 1960 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य खजाने पर पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है ताकि महंगाई के दबाव से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक राहत मिल सके। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक केवल नवंबर 2025 में ही 795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय भार आएगा। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में 185 करोड़ की राशि जमा की जाएगी। वहीं जुलाई से सितंबर 2025 की एरियर अवधि के भुगतान पर 550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का नकद भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन व पेंशन में किया जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले सीधी आर्थिक राहत मिल सकेगी। वहीं रायबरेली में भीड़ द्वारा कथित तौर पर पीट कर मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या के बाद राज्य में राजनीतिक उबाल आ गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से फतेहपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। हालांकि इससे पहले हरिओम वाल्मीकि के छोटे भाई ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने राहुल गांधी पर सियासत न करने की अपील की। फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी को उनके ही घर पर विरोध का सामना करना पड़ा। हरिओम के छोटे भाई ने स्पष्ट कहा कि वो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करेंगे और इस घटना को राजनीतिक रंग न दिया जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस दौरे के विरोध में इलाके में पोस्टर भी लगाए गए, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात पर राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले दलित अफसर ने आत्महत्या की थी, मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। अपराध इस परिवार ने नहीं किया, अपराध इनके खिलाफ किया गया है और लग ऐसा रहा है कि ये लोग अपराधी हैं। इन्हें घर में बंद कर रखा है, इन्हें डराया जा रहा है। ये लोग केवल न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे, हमारे भाई को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। हम केवल न्याय मांग रहे हैं। पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इन्हें न्याय दीजिए, इनका सम्मान कीजिए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और उनकी रक्षा करने का प्रयास मत कीजिए। पीड़ित परिवार मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी बात यह है कि ये लोग अपराधी नहीं हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। दलित अफसर ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी हैं। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं। गांधी जी पीड़ित परिवार से दुख साझा कर रहे थे, पीड़ित परिवार के दुख दर्द को समझ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कैसे 1 तारीख को रात में घटना हुई, 2 तारीख को सूचना होती है, पुलिस प्रशासन जो गैर इरादतन पर हत्या का मुकदमा गैर इरादतन दर्ज करता है। पीड़ित परिवार जब थाने जाता है तो उनके साथ उचित व्यवहार वहाँ का इंस्पेक्टर नहीं करता है। उनके ऊपर दबाव बनाता है कि ये लोग बड़े लोग हैं, आप इनसे कैसे लड़ सकते हैं। उस इंस्पेक्टर साहब को ये नहीं मालूम है सरकारें आती हैं, जाती हैं, आती रहेंगी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है कि लोकतंत्र संविधान की रक्षा करना गरीबों का, आम इंसान का हक है।
वहीं अयोध्या में आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस बार कुल 26,11,101 दियों को जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से दीप बिछाने का कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। कार्यक्रम के तहत करीब 32,000 वॉलंटियर्स दिए बिछाने के कार्य में जुटेंगे। प्रशासन द्वारा वॉलंटियर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो निर्धारित घाटों के अलावा अन्य स्थानों पर न जाएं और कार्यक्रम के दौरान अनुशासन को बनाए रखें। एडीएम सिटी ने सभी वॉलंटियर से अपील की है कि अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचित करें। साथ ही दीप प्रज्वलन के समय मोबाइल फोन के उपयोग से बचने की भी सलाह दी गई है, जिससे समर्पण और अनुशासन बना रहे। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या दुकानों सज धज के तैयार हो रही, दुल्हन के तैयार हो रही है। आज एक ऐसे नेता है जिनके बच्चे जो है 9 साल से हमेशा भगवान राम की सेवा करने में या दीप बिछाने में अक्सर रहते थे। आज मैं उनसे बात करता हूं। हमेशा आकर के वो प्रबंधक रहते हुए भी आकर के यहाँ दीप महोत्सव में हमेशा शामिल होते हैं और तन मन धन से तीनों चीज से सहयोग करते हैं। जो सहयोग उनको हो पाता है वो करते हैं यहाँ पे और दीप बिछवाने का कार्यक्रम करते हैं। तो नेताजी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इस पल को? बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। बड़ी सौभाग्य है कि भगवान राम की धरती से हम लोग हैं कि 9 वर्षों से लगातार हमारे बच्चे जो है दीप जलाने का और बिछाने का काम कर रहे हैं। ऐसे योगी और मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से जो है आयोजन हो रहा है, इससे पहले कोई या देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अयोध्या जनपद में इस तरीके का आयोजन नहीं किया है कभी। अब की हर साल की अपेक्षा इस बार जो है दीप महोत्सव बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। लाइटों की व्यवस्था अलग कर दी गई है, व्यवस्थाओं को और भी नहीं चाहिए। तो इस बार का दीप महोत्सव किस तरह रहेगा नेताजी? आपको ये पूरा अयोध्या जो है नव अयोध्या के रूप में एक विकसित हुआ है और इस तरीके नई अयोध्या के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये एक विकसित पटल पर जाएगा। दीप का आयोजन जो हो रहा है बड़े पैमाने पर जो है, यहाँ के लोग भी बहुत खुशहाल हैं जो है, और जितने भी भक्तगण आ रहे हैं वो भी खुशहाल हैं। नेताजी 9 वर्षों से आपने यहाँ पे सेवा की है और बराबर जो है दीप बिछवाने का बच्चों से कार्य किया है और विद्यालय के पूरे बच्चे आते हैं यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। इस बार का आपको कैसा आनंद महसूस कर रहा है? 9 बार तो आपने किया ही है, अब 9 बार अब की है, 8 बार की है, क्या कहना चाहिए? अब की बार एक आनंद रूप में एक खुशियां का माहौल है। जिस तरीके भगवान राम की शरण में हम लोगों को कार्य करने का मौका मिला है, इससे भगवान राम की प्रेरणा लेकर के हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े से कार्य कर रहे हैं, बड़े से आयोजन भी कर रहे हैं। ये थे नेताजी, इनका जोश देखिए, उमंग देखिए और भगवान राम के समर्पण देखिए। तो ये है राम की नगरी अयोध्या, वो अयोध्या जहाँ जहाँ कानून मर्यादा सिखाई जाती है, जहाँ जहाँ पे संस्कार सिखाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पे कानून लोगों बैठने चलने की प्रेरणा सिखाई जाती है। इसी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या दुकानों सज धज के तैयार हो रही। तो वहीं दीपावली के शुभ अवसर को लेकर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने जायज कस्बे में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की और गश्त के दौरान एसपी ने शराफा मंडी का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यापारियों से सीसीटीवी कैमरों की स्थिति को लेकर बातचीत की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की। एसपी ने सभी से संयम और शांति बनाए रखने का आग्रह किया ताकि ये त्योहार सभी के लिए खुशहाल और सुरक्षित रहे। वहीं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सनौली बॉर्डर पर आरटीओ और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान बिना वैध प्रपत्रों के सड़कों पर फर्राटे भर रहे 2 डग्गामार वाहनों को सीज कर दिया गया। ये कार्रवाई एसडीएम की मौजूदगी में हुई और आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग सनौली नौतनवा के एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य अवैध रूप से सड़कों पर चल रहे डग्गामार वाहनों पर नकेल कसना था। सीज किए गए 2 वाहनों में से एक कमर्शियल वाहन था जिसके पास वैध प्रपत्र नहीं थे, दूसरा एक निजी वाहन था जो यात्रियों को महंगे किराए पर ले जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि अवैध और डग्गामार वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस दौरान एसडीएम नवीन कुमार, डिप्टी एसपी अंकुर गौतम, सनौली थाना अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह और परिवहन विभाग के सनौली सहायक प्रबंधक संजय कुमार प्रेमी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने ज्वाइंट चेकिंग करी, इसमें एसडीएम साहब और सीओ साहब भी मौजूद रहे। अभी 2 वाहनों को हमने सीज किया है। 2 कार हैं, इसमें से कि एक कॉमर्शियल में पास थे परंतु उसके प्रपत्र वैध नहीं थे और एक प्राइवेट वाहन था। तो और यात्री द्वारा जो बताया गया कि उन्होंने 3800 रुपये में बुक किए, तो उसको सनौली बस डिपो में दोनों ही गाड़ियों को सीज कर दिया गया। इसी क्रम में आज हम लोगों ने ज्वाइंट चेकिंग करी, इसमें एसडीएम साहब और सीओ साहब भी मौजूद रहे। अभी 2 वाहनों को हमने सीज किया है। 2 कार हैं, इसमें से कि एक कॉमर्शियल में पास थे परंतु उसके प्रपत्र वैध नहीं थे और एक प्राइवेट वाहन था। तो और यात्री द्वारा जो बताया गया कि उन्होंने 3800 रुपये में बुक किए, तो उसको सनौली बस डिपो में दोनों ही गाड़ियों को सीज कर दिया गया। इसी क्रम में आज हम लोगों ने ज्वाइंट
वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुटबा में फायरिंग की बड़ी वारदात सामने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के गांव में ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि उनकी मां को भी बंधक बना लिया। वारदात के बाद बदमाश अपनी गाड़ियां मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने सभी वाहन कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिए हैं और पीड़ित की तहरीर पर 2 नामजद समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला ये है, चुनावी रंजिश का मामला है। गांव के 2 लड़के गांव के थे, 15 से 20 अज्ञात लोग थे। 3 गाड़ी 1 बुलेट मोटरसाइकिल पे थे। आते चुनावी रंजिश में उन्होंने गोली चलाई मेरे ऊपर। गोली चला के वे अपने वाहन छोड़ के यहाँ से भाग गए। 4 वाहन पुलिस को बरामद हुए यहाँ से, 3 गाड़ी 1 बुलेट पुलिस लेके चली गई। उन्हें मुकदमा दर्ज हो गया। पूरा मामला ये है, चुनावी रंजिश का मामला है। गांव के 2 लड़के गांव के थे, 15 से 20 अज्ञात लोग थे। 3 गाड़ी 1 बुलेट मोटर। वहीं ग्रेटर नोएडा में भारी संख्या में किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले चल रहे इस प्रदर्शन में किसान अपनी अहम मांगों को लेकर एकजुट हुए। किसानों की प्रमुख मांगे हैं कि 64% मुआवजा, आबादी निस्तारण और गन्ने के रेट में बढ़ोतरी हो। साथ ही किसानों का कहना है कि उन्हें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, पुराने मीटर ही वापस किए जाए। प्रदर्शन कर रहे किसान नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की वादा खिलाफी से नाराज है। उनका कहना है कि सरकार ने बड़े बड़े वादे तो किए लेकिन अब तक जमीन पर कुछ नहीं दिखा। किसान प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। वहीं सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन चुर्क में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ली। परेड में शामिल सभी रिक्रूट आरक्षियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सामूहिक दौड़ लगवाई गई और टोलीवार ड्रिल कराई गई, जिससे शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुशासन, एकरूपता और आत्म अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने यूपी 112 PRV वाहनों में लगा दंगा नियंत्रण उपकरण, फर्स्ट एड किट आदि का निरीक्षण भी किया। उनकी नियमित देखरेख और संचालन के लिए संबंधित कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील क्षेत्र के रननगर गांव में कई दिनों से दहशत फैला रहा आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ये वही तेंदुआ है जिसने मासूम बच्ची को मार डाला था। इस घटना के बाद गांव वाले भयभीत थे। अब शिकारी तेंदुए को पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बेलराया रेंजर ने बताया कि ये वही तेंदुआ है जिसने रननगर में 9 साल की बच्ची को शिकार बनाया था। पकड़े जाने के बाद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से बेलराया रेंज कार्यालय ले जाया गया है। रेंजर ने बताया कि आसपास के इलाकों में अब भी कैमरा ट्रैप और निगरानी जारी रहेगी ताकि किसी अन्य जंगली जानवर की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। वहीं उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डकौर में जिला प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। करीब 2.5 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। ये जमीन भू माफिया सुरेंद्र पाल सिंह यादव द्वारा कब्जाई गई थी, जिसमें ग्राम सभा के तालाब की भूमि और नई परती भूमि शामिल थी। तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाया और जमीन को ग्राम प्रधान को सौंप दिया गया। मुक्त कराई गई भूमि पर अब गौवंश के लिए चारे की बुआई कर दी गई है। ये कदम न सिर्फ अवैध कब्जे के खिलाफ है बल्कि ग्राम हित में भी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। तो कल हमारे पास मल्टीपल समय पर शिकायती पत्र आ रहे थे कि डकोर में तालाब की ज़मीन है और भी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पे एक व्यक्ति का लगातार हमेशा से कब्जा रहा है, उसके या उसके परिवारजनों का लगातार कब्जा रहा है। उसकी वजह से गांव वाले भी परेशान थे और काफ़ी उसका दबाव रहता था। तो उसी के चलते हुए अभी उसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने, अभी ये पहली बार नहीं है, लगातार हम लोग उसकी ज़मीनें चिन्हित करते आए हैं। पहले भी उसमें खाली करवाई है। अभी ये इसमें हमें कल थोड़ी बड़ी सफलता मिली है। 3 ज़मीनें थी, टोटल उसका 6 हेक्टेयर रकबा था। तो कल हमने वो सारी खाली करवा करके उसको हम अपने सरकारी कब्जे में ले करके, एक तालाब की ज़मीन थी बड़ी, उसमें एक पर्सनल बुआई हो रखी थी, उसको हटा करके हमने हमारी गौशालाओं के लिए हरी चारा उगा दिया है वहाँ पे, और बाकी 2 अन्य ज़मीनें थी उनको खाली। फर्रुखाबाद में प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई है। कायमगंज क्षेत्र में 3 युवकों की बाइक फिसलने से पटाखों में भीषण विस्फोट हो गया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और अवैध पटाखों की सप्लाई चेन की पड़ताल की जा रही है। वहीं कैथल के NIILM विश्वविद्यालय में पंजाबी गायक बब्बू मान के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। बता दें कि रंगे नूर के दौरान बुधवार को भारी अव्यवस्था फैल गई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान भीड़ के बेकाबू होने से अफरा तफरी मच गई, जिससे कार्यक्रम देखने आए एक युवक की बस से उतरते समय गिरने से गंभीर चोट उसे आ गई। वहीं इलाज के दौरान उस युवक की मौत भी हो गई। वहीं मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री ने बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि डॉक्टर और एम्बुलेंस की सुविधा न होने की वजह से एक युवक ने अपनी महिला डॉक्टर मित्र को वीडियो कॉल कर रेलवे प्लेटफॉर्म पर महिला की डिलीवरी में मदद की। वहीं मां और बच्चा दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।